टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सवायजपुर पाली से है। परचून की दुकान में सेंध लगाकर नकदी व सामान चोरी हुआ है। पाली थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने एक परचून की दुकान में सेंध लगाकर नकदी और सामान पर हाथ साफ किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार विनोद पाल पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम अंतरजी गांव में ही परचून की दुकान चलाते हैं। बताया जा रहा कि बीती रात अज्ञात चोरों ने दुकान की दीवार में सेंध लगाकर अंदर प्रवेश कर लिया और दुकान में रखे करीब 20 से 25 हजार रुपए के नगद, कोल्ड ड्रिंक के भुगतान के लिए रखे गए तथा कुछ अन्य सामान चोरी कर ले गए हैं। सुबह जब दुकान को घटना की जानकारी दुकानदार को लगी है तो होश उड़ गए। पीड़ित ने तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कुमार है, सनाब श्री खुशीराम। ये कहाँ के रहने वाले, क्या घटना हुई? ये सब हमारी साइड की दीवार तोड़ के दुकान में चोरी हो गई है जी। और उसमें 20 से 25 की रेंज में हमारा कैश था, वो चला गया है और परचून का सामान गया है। हमारा पेप्सी गई है 12 पीस, मतलब 12 पीस के लपेट में 2.25 लीटर में। अच्छा, और पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को भी मैंने सूचना दी थी, 12 नंबर पर सूचना दी। वो लोग आए हुए थे, उन्होंने अनुकारी करी है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर प्रधान थाना क्षेत्र के कैमहरा गांव में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते महिला की हत्या कर दी गई थी। दरअसल कुछ दिन पहले कमहरा गांव के पास गेहूं के खेत में एक महिला का शव बरामद हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर पता चला कि महिला की हत्या उसके ही जेठ, जेठानी और भतीजे ने मिलकर की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेठानी और भतीजे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि आरोपी जेठ ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दिनांक 28 फरवरी 2026 को ग्राम कैमहरा थाना प्रधान में एक महिला का शव मिला था, जिनका नाम सुमीरा देवी था। आज और उसके संबंध में थाने पर 54/26 अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज उसका सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्त, जो कि सुमीरा देवी की जेठानी उमा देवी और उनके बेटे शिवशंकर, उमा देवी के पुत्र शिवशंकर, को जेल भेजा जा रहा है। इस मामले में ये मुकदमों की रंजिश थी। एक पहले उसी गांव में एक और मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कि सरोज, जो कि उमा देवी के पति और शिवशंकर के फादर हैं, जिसमें वो वांछित थे, और उसी मुकदमे के रंजिशन इन लोगों ने सुमीरा देवी की हत्या की। सहावर थाना क्षेत्र ग्राम खोजपुर सहकारी समिति बी पैक्स के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए शनिवार को चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव की विशेष बात यह रही कि निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पद पर निर्विरोध रोहित सोलंकी चुने गए हैं। चुनाव को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध रहे। इस निर्विरोध निर्वाचन से ग्रामीणों के बीच सामूहिक सहमति और साथ ही सौहार्द की भावना दिखाई दी है। स्थानीय नागरिकों ने इसे लोकतंत्र की गरिमा और आपसी समन्वय का उदाहरण बताया है। भविष्य में इन समिति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, बीज, खाद, ऋण और भंडारण जैसी सहकारी योजनाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। लखीमपुर खीरी के सिंगोही थाना क्षेत्र के सिधौना गांव में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर 6 झोपड़ियां और एक घारी जलकर पूरी तरह राख हो गई है। आग लगने से कई परिवारों का अनाज, कपड़े और अन्य घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गए हैं। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण अपने अपने घरों से सामान बचाने में जुट गए हैं। इसी बीच ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी है। सूचना मिलते ही सिंगाही थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों ने
बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक 6 घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली है कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है और गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। खबर सीतापुर से है। नशे में धुत व्यक्ति अचानक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। हैरानी की बात यह रही कि जिस पेड़ पर वह चढ़ा था उससे बिल्कुल पास से ही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। क्षेत्र में मचा हड़कंप। खबर सवाईजपुर से मारपीट में घायल बुजुर्ग की हालत के दौरान, आपको बता दें, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हरदोई जनपद के कोतवाली शाहबाद क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई मारपीट की घटना में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार ग्राम गहोरा निवासी लल्लू सिंह पुत्र कोमिल बीते 18 दिसंबर 2025 को आगमपुर सब्जी लेने गए थे। वापस घर लौटते समय शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच अज्ञात लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी है और गंभीर रूप से वह घायल अवस्था में कुइया गेट के आगे डालकर फरार हो गए। वहां पर घटना में लल्लू सिंह के सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। खबर उन्नाव से है, जहां रील और फेमस होने का खुमार छाया। मालगाड़ी पर चढ़कर बनाई रील। स्वाति रावत नाम की लड़की की सोशल मीडिया से पोस्ट की गई वीडियो। ट्रेन चलने पर हो सकता था हादसा, रील बाजी करा रही जानलेवा स्टंट। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया रेलवे। जीआरपी और आरपीएफ को कार्रवाई करने के निर्देश। उन्नाव रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा ये पूरा वायरल वीडियो। खबर मथुरा से है, जहां दिनांक 9 और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का मथुरा वृंदावन का दौरा हुआ तय। उसके 2 मिनट वहां पर शेड्यूल लगाया गया। जनपद महोबा की महोबपंड थाना क्षेत्र के ग्राम तेया स्थित कंपोजिट विद्यालय में छात्रों की लड़ाई में कक्षा 2 के छात्र का हाथ टूट जाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। ग्राम तेया निवासी माता दीन अहिरवार ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका पुत्र प्रिंस गौतम कंपोजिट विद्यालय तेया में कक्षा 2 का छात्र है। आरोप है कि 24 फरवरी 2026 को सुबह करीब 10 बजे स्कूल परिसर में छात्रों के बीच झगड़ा हो गया था। उस दौरान स्कूल में मौजूद शिक्षक और प्रधानाध्यापक ने बच्चों को रोकने का प्रयास नहीं किया, जिससे झगड़े में गौतम का बायां हाथ टूट गया। पीड़ित पिता का कहना है कि थाने की घटना जानकारी मिलने पर वह स्कूल पहुंचे और प्रधानाध्यापक से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने छात्र को अस्पताल ले जाने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। माता दी ने बताया कि उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत थाना महोबकंट में की है, लेकिन पुलिस द्वारा न तो रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की गई और न ही बच्चे का चिकित्सालय परीक्षण किया गया। मेरा नाम माता दीन है। मैं ग्राम तेया से थाना महोबकंट से आया हूँ और एसपी महोदय के पास आया हूँ। 24 तारीख की घटना है। मेरे बच्चे का जो कि हाथ टूटा है, तो वहाँ घोर लापरवाही के कारण प्रधानाध्यापक जी की लापरवाही है। अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं और मैं आज एसपी महोदय के पास आया हूँ। मुझे न्याय चाहिए और सिर्फ प्रधानाध्यापक जी की लापरवाही के कारण ही ये हादसा हुआ है, जो कि उनकी घोर लापरवाही है। स्कूल का नाम कंपोजिट विद्यालय जूनियर हाई स्कूल तेया, जूनियर हाई स्कूल तेया, जो कि 8वीं तक है। ये प्रधानाध्यापक की लापरवाही के कारण ही टूटा है, क्योंकि बच्चे जब लड़े तो 10 बजे का समय था। अगर उन्हें देख रेख की होती तो मेरे बच्चे का हाथ आज साकुशल होता। उनकी ही लापरवाही से हाथ टूटा है बच्चे का। प्रधानाध्यापक जी से कहा तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया और बुलाया, तो उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे को ले जाइए और बच्चे का इलाज कराइए। तो फिर हम झांसी गए, ग्लोबल हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया। इसके बाद हम 2 फरवरी को
डीएम साहब के पास आए। डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया और डीएम साहब तो नहीं मिले और जो एडीएम साहब होंगे शायद वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया और फिर यहाँ पता लगा कि एसपी साहब जो होली है वो छुट्टी है, तो फिर हम वापस चले गए। वो आज 7 मार्च को फिर एसपी साहब के पास आए न्याय मांगने के लिए। श्रावस्ती में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी ने जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण कर भर्ती महिला मरीजों से मुलाकात की और उन्हें फल वितरित कर सम्मानित किया। इस दौरान महिला चिकित्सकों, नर्सों और साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहा गया। वहीं सीएमओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिहरपुर रानी का भी औचक निरीक्षण किया और साफ सफाई व स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही महिला कर्मियों को सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुँचाने के निर्देश भी दिए गए। खबर सोनभद्र से है, जहां शॉर्ट सर्किट से गुमटी में लगी आग, सिलेंडर ब्लास्ट से 4 झुलसे हैं, एक की हालत गंभीर। अम्मा टोला में स्थित चाय पानी की गुमटी में शनिवार रात करीब 1:30 बजे बिजली के तार में हुई शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग धीरे धीरे फैलते हुए गुमटी में रखे गैस सिलेंडर तक पहुंची है, जिसके बाद सिलेंडर तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। परिजनों ने बताया रात करीब 7-8 बजे दुकान बंद कर वापस परिवार के लोग खाना खाकर सो गए थे। देर रात परिवार के एक सदस्य की नींद खुली और वह बाहर निकला तो देखा कि दुकान में आग लगी हुई थी। शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं और बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। आग की घटना के बाद सिलेंडर फटने से मलबा दूर तक जा गिरा और 4 लोग झुलस गए। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन पहुंचाए गए। चिकित्सकों ने कमलापति केवट की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल लोढ़ी रेफर कर दिया है। नाम बताओ अपन। हाँ, हमारा राजू नाम है। कहे के मतलब बा संझा के ये लोग दुकान बंद कर दिले। शाम के मतलब 7-8 बजे 9 बजे के लगभग बंद करके घरे गए ना। आ एक बाद ये लोग खाए पी के सुते लगे ना। कमलापति वो बोले सुते लगे ना। अब मोतीलाल सेठ जब पेशाब करे उठना बाहर शंका करे के तब वो देखा था आगे बरतिया पर कहे यार कमलापति उठा देखा तो मम्मी के घरवा में आगे जलता तो देखा तो लगना हाँ कहा हाँ हो सही बात बा। लगना ताला फाला खोल के चक्कर में हटावे के चक्कर में तब से गांव वाला हल्ला भयल भाई। लगना पानी सानी झोंका गैस सिलेंडर भी फटा है। हाँ, सिलेंडर वो एकाएक एकदम गर्म हो के एकदम धड़ाम से मल्ले जे बहुत दूर चल गया। किसी को चोट आई है? हाँ, चोट वो है कमलापति के और इनके इनकर का नाम है राजा राम, अरे कम का नाम है राम प्रताप के। अच्छा, और कहाँ ले गए हैं लोग उनको? लोढ़ी ले गए हॉस्पिटल। अच्छा, कमलापति जी को लोढ़ी ले गए और जो है कि इनके छोड़ दे, इनके राम प्रताप के औरत को और जो कि इनके बच्चे को हटा दे। यही चौपन सामुदायिक केंद्र से इनका उपचार करके इनको छोड़ दिया गया। खबर सीतापुर से है, जहां
सीतापुर में रमजान की रौनक, ईद की आहट के साथ बाजारों में उमड़ी भीड़। सीतापुर में जैसे जैसे ईद का त्योहार करीब आ रहा है, शहर के बाजारों की रौनक भी बढ़ती जा रही है। रमजान के पाक महीने में जहां एक और मस्जिदों में तरावी की नमाज का पहला और दूसरा दौर मुकम्मल हो चुका है, वहीं दूसरी ओर ईद की खरीदारी को लेकर बाजारों में जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। सुबह से ही शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। खासकर कपड़ों की दुकान, चूड़ी की दुकान, सेवइयों और खाने पीने के स्टॉलों पर भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शहर की ही नहीं बल्कि आसपास के कस्बों और गांव से भी लोग बड़ी संख्या में सीतापुर पहुंच ईद की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आ रही है। उनका कहना है कि रमजान के आखिरी दिनों में बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कारोबार में अच्छी तेजी आ रही है। वहीं दूसरी तरफ त्योहार को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा। बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। मेरा नाम अजीम अहमद है। सिवई की बिक्री चालू हो गई है और अब देहात के और गांव के सब खैराबाद के पूरे ज़िले के आते हैं, हमारे वहाँ से सिवई ले जाते हैं। हमारे वहाँ सिवई अच्छी क्वालिटी की मिलती है। खबर सोनभद्र से है, जहां दिन दहाड़े लाखों की चोरी। मास्क लगाए दो बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवती को बनाया बंधक। बदमाश अपने साथ झोले में चाबियां लेकर आए थे। बदमाशों ने अलमारी का ताला खोलकर जेवरात और नकदी चुरा ली और मौके से फरार हो गए। पीड़ित गृह स्वामी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रत्यक्षदर्शी युवती ने एक आरोपी की पहचान उसके आवाज और बालों से की है। पहचान होते ही गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पुलिस के सामने ही पीटना शुरू कर दिया। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ कस्बे में दिन दहाड़े एक घर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाकर थाने पहुंचाया और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। खबर लखनऊ से है। भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भाजपा प्रणित के प्रदेश कार्यालय वीआईपी रोड आजाद नगर आलमबाग लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में श्रमिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर विशेष व्यवस्था की जानकारी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहू ने बताया कि अब प्रदेश कार्यालय और साथ ही प्रतिदिन एक प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहकर श्रमिकों की समस्याओं को सुनेंगे और उनके समाधान के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिससे श्रमिक सीधे संगठन से अपनी बात रख सके। प्रदेश महामंत्री अजय पांडे ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाना संगठन की प्राथमिकता है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक ने कहा कि श्रमिक वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन निरंतर कार्य करता रहेगा। इस मौके पर कार्यालय प्रभारी रानू सिंह, महानगर अध्यक्ष वेद प्रकाश दीक्षित और ग्रामीण अध्यक्ष आदित्य सिंह सहित अन्य पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। हम आपको इसलिए यहाँ पे बुलाए, हमने प्रदेश कार्यालय बनाया यहाँ पे। हम जो श्रमिक भाई हैं उनको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, यहाँ के प्रदेश के कार्यकारिणी के जो लोग हैं यहाँ पे आके बैठे, उनकी समस्याओं का समाधान करें और उनके जो भी हमारी सरकार की योजना है उन तक वहाँ पहुँचाएं। और ये हमारा उनका दायित्व रहेगा उनको आगे तक ले जाने के लिए। ये हम आपसे आगे भी निरंतर आपसे बोलते आ रहे हैं कि हम आगे उनके लिए जो भी कार्य होगा उनके लिए करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं उन तक पहुँचाएंगे। और हमारे यहाँ प्रतिदिन प्रदेश का कोई ना कोई यहाँ पे प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री, सारे लोग यहाँ बैठेंगे और यहाँ पे आके उनकी जो समस्या है उसका निवारण करेंगे। महिला दिवस है और आप भी महिला है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने संगठन के? धन्यवाद भैया, आप लोग यहाँ पर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और मेरा नाम गीता गुप्ता है और मैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं सभी महिलाओं को जो घर में भी काम कर रही हैं, जो बाहर भी काम कर रही हैं, उन सभी महिलाओं को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये महिलाएं लगातार हर तरह से प्रयास करती हैं और अपना 100% देती हैं और जब से उनका जन्म होता है तब से लेकर अंत तक वो हर कार्य में लगी रहती हैं और हमेशा समर्पित रहती हैं।
दूसरों के लिए अपना जीवन मतलब कि करते रहते हैं कार्य लगातार निरंतर। तो उन सभी महिलाओं के लिए मेरा संदेश है और उन सबको बिल्कुल सलाम है कि वो इतने तत्पर होकर कार्य कर रही हैं, चाहे वो अपने घर गृहस्थी के लिए करें और चाहे वो बाहर के जीवन के लिए करें। तो मेरा उन सभी महिलाओं को नमन भी है और उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। क्या विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर आपसे वार्ता कर रहे हैं? हम इसलिए आपको बुलाए यहाँ पे पहले कि तो अपना परिचय दीजिए। संदीप कुमार साहू, प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ। क्या प्रमुख समस्याएं हैं आपके संगठन में? प्रमुख समस्याएं जो हमारे कर्मचारी जो है कर्मचारी हैं कामगार हैं, इनको समस्या ये आ रही है, इनको कहीं काम करते इनको सैलरी नहीं मिलती टाइम से, इनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया जाता, साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है, और भी जो भी इनको टाइम से सैलरी न मिलना, और ये सारी बातें आती हैं सारी। तो लगभग कितने वर्षों से आपका संगठन काम कर रहा है इन लोगों को? हमारे ये संगठन कम से कम 10 साल से काम कर रहा है, और इनके लिए जो भी हम लोग समस्या आती है उनके लिए हम कार्य करते हैं, और निरंतर इनके आगे जो भी समस्या आती रहती है उनके लिए हम खड़े रहते हैं। उनके जो भी समस्या आती है उनको हम बखूबी निभाते भी हैं और उनकी जो भी समस्या उसको हल करते हैं। कितने जिलों में आपका संगठन काम कर रहा है? 75 जिलों में। कितने लोग हैं संगठन में? अप्रॉक्स करीब 1.5 लाख लोग हैं। क्या प्रमुख समस्या है जिसको लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से? सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये है कि जो हमारे कर्मचारी महासंघ के जो भी अध्यक्ष हैं उनको ये बताते हैं कि हमारे यहाँ ये दिक्कत आती है, हमारे यहाँ दिक्कत है, फैक्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं उनको टाइम से सैलरी नहीं मिलती है, उनको हेल्थ के लेके दिक्कत रहती है, ये सारी समस्या आती रहती हैं। जी सर, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया आपके संगठन द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारी मातृशक्ति हर जगह हमारे साथ मिलकर संगठन को लेकर के और कई भी चीजों में मुद्दों पे मातृशक्ति का बहुत अहम रोल रहता है, इसलिए मैं सभी मातृशक्ति को बधाई देता हूँ। रही बात संगठन की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे बड़े, जैसे भी आपने प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रश्न किया था, जो हमारे बड़े जिले हैं जैसे लखनऊ है, ऐसे अयोध्या, तो वहाँ पे महानगर और ग्रामीण हमारी दृष्टि से जिलों को दो भागों में या 3 भागों में बांटकर अध्यक्ष बनाए गए है। तो हमारे जो जो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले सब में, लेकिन जो बड़े जनपद है जैसे गाजियाबाद है या ग्रेटर नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर है, तो उसमें महानगर और ग्रामीण इस तरीके से करके 2 से 3 जिलों का रचना करके काम किया जा रहा है, क्योंकि हम अंतिम पायदान तक पहुंचे। आपका जैसे कि भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ ने इतना किया है कि जो हमारी भारत सरकार की स्कीम है ई श्रमिक कार्ड के माध्यम से उन तक हम सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं और वो हमारे साथ मिलकर के काम। ये सरकार अभी जो श्रमिक कार्ड बनने पे उनको पैसा भी दे रही थी, क्या इस तरीके की? हाँ था, एक्चुअली क्या था कि हम लोग कोरोना काल में जब हमारे जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने प्रांतों को भाग रहे थे और उनको जो है हमें जाकर जब हम समझाने का काम कर रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर जो बना हुआ था, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे थे, तो ये विषय आया कि हम जिस प्रकार से आप हमारे रुकने खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर अपने ही स्टेट में हमारे रोजगार की व्यवस्था करें तो हम अन्य प्रांतों में जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। तो हम लोगों ने उनकी स्किल के आधार पर 157 सेक्टर स्किल इस तरीके से उनका श्रमिक कार्ड बनाया, और श्रमिक कार्ड बना तो उसमें इन लोगों ने ये कहा कि अभी हमारे पास रोजगार नहीं है, क्योंकि कोविड में रोजगार नहीं था, तो 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से उनकी साग सब्जी इस तरीके से सरकार ने व्यवस्था की। और चूंकि उनकी स्किल तय हो गई थी, तो जितने भी हमारे टेंडर हो रहे हैं, भारत सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, तो वो जब तक श्रमिक आयोग में रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको हम टेंडर में क्वालिफाई नहीं। खबर सीतापुर से है। अंकुर अग्रवाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 4 महिला उपनिरीक्षक एवं 33 महिला आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और जब हम एक महिला को शिक्षित और सशक्त करते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को बेहतर भविष्य देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक विचारधारा है, न्याय, समानता और सशक्तिकरण की। जब महिला अधिकार संपन्न बनती है तो समाज प्रगति करता है। और 8 मार्च हमें ये संदेश देता है कि महिलाओं के बिना विकास अधूरा है। इसीलिए हम केवल इस दिन तक सीमित नहीं रहे हैं बल्कि वर्ष के हर दिन महिलाओं के अधिकार, सम्मान, समानता के लिए प्रयासरत रहेंगे।
खबर हरदोई से है। रविवार को पाली क्षेत्र में हुई दर्दनाक सड़क हादसे में महिला को मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्यवती 58 वर्षीय पत्नी हेमनाथ निवासी ग्राम सिमरा थाना सांडी अपने दामाद वीरेंद्र 25 वर्षीय पुत्र सत्य कुमार निवासी ग्राम सरदरियापुर थाना बिलग्राम और अपनी भाभी श्रावण देवी 45 वर्षीय पत्नी नन्हे निवासी ग्राम अलियाजीपुर थाना पाली के साथ मोटरसाइकिल से लौट रही थी। बताया गया कि सत्यवती अपने मामा के लड़के नेम सिंह को देखने गई थी, जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ था। वहां से लौटते समय वह अपनी भाभी श्रावण देवी को अपने गांव अलियाजीपुर छोड़ने जा रहे थे, जबकि मोटरसाइकिल दामाद वीरेंद्र चला रहे थे। और इसी दौरान मुड्रा मऊ मार्ग पर पाली और भरखनी के बीच पाली की ओर से आ रही तेज रफ्तार वैगनआर कार नंबर UP 300735 ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सत्यवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वीरेंद्र और श्रावण देवी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबर संडीला से है, जहां कस्बे में जहां आम जनता जाम में फंसी रहती, वहीं कुछ गाड़ियां काली फिल्म और हूटर लगाकर खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाती नजर आ रही हैं। आज कस्बे के जाम के बीच UP 32 HR 6677 नंबर की गाड़ी काली फिल्म लगाकर और हूटर बजाते हुए सड़कों पर जलवा काटती दिखी है। जाम में फंसे आम लोग देखते रह गए और गाड़ी नियमों को चुनौती देते हुए निकल गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब काली फिल्म और अवैध हूटर पर साफ प्रतिबंध है, तो फिर आखिर ऐसी गाड़ियां सड़कों पर कैसे दौड़ रही? क्या प्रशासन करेगा कार्रवाई? संडीला क्षेत्र में अगर ऐसे वाहनों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। खबर लखनऊ से है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के तत्वाधान में UGC के विरोध में जनपद लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया गया। परिषद ने UGC जैसे काले कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की। परिषद ने पदाधिकारियों से कहा कि कानून विध्वंसकारी है तथा सामाजिक समरसता के बाधक सिद्ध होगा। और साथ ही धरना प्रदर्शन में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री PK सिंह मिश्रा और परिषद के जनपद लखनऊ के संरक्षक श्री TK शुक्ला, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य अवध प्रांत श्री संतोष त्रिवेदी, जनपद लखनऊ के जिला अध्यक्ष श्री राजन तिवारी, जनपद बाराबंकी के जिला अध्यक्ष श्री प्रीतम मिश्र आदि लोग उपस्थित रहे। ये जो कानून है, यह कानून राष्ट्र के हित में नहीं है। यह कानून राष्ट्र हित में नहीं है। सरकार चाहती है कि प्रतिभा का इस देश से सीधा सीधा पलायन हो। जो अच्छे लोग हों, अच्छे विद्यार्थी हों, देश को छोड़ें, अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, फ्रांस जाएं और हम जीवन भर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान की गुलामियां करते रहें। सरकार की मंशा ये है वह लोग यहाँ पर पढ़ें जिनको आरक्षण दिया जाए, लालीपाप के बल पे वो आगे बढ़ें और देश में कोई भी विकास न हो। सरकार का मंशा यह है। सरकार कभी इस राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहती है। कभी भी सरकार, कोई भी सरकार यहाँ आती है, वह चाहती है गुलामी के जंजीरों में यहाँ का समाज बराबर रहे। आज आप यह समझें, 4.5 करोड़ बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें से 3 करोड़ के आसपास बच्चे वहीं रह जाते हैं। तो प्रतिभा का पलायन यह सरकार करना चाहती है और बराबर कानून के माध्यम से। पूरा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम है गजेंद्र त्रिपाठी, संस्थापक हूँ सवर्ण महासंघ फाउंडेशन भारत। नहीं है, समस्या यह
श्रावस्ती में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 62वीं वाहिनी एसएसबी भिनगा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कमांडेंट अमृत कुमार वरुण के मार्गदर्शन व प्रेरणा शर्मा की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत महिला द्वारा केक काटकर की गई। महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और जागरूकता को लेकर कई गतिविधियां आयोजित हुई। डॉक्टर कल्पना महादेव पाटिल ने महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर दी महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही सरिता तलाल ने आर्थिक बचत व निवेश के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। महिला सुरक्षा व आत्मरक्षा पर लघु फिल्म दिखाकर किया गया जागरूक। सेठ MR स्कूल जयपुरिया के प्रधानाचार्य अनीता सक्सेना सहित शिक्षिकाओं को किया गया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर की सम्राती महिला को पूर्व विधायक विवेक बंसल ने सम्मानित किया। उनके द्वारा एक गेस्ट हाउस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में खिलाड़ी महिला, अध्यापक, पत्रकार एवं अन्य संस्थानों से आई हुई महिलाओं का सम्मान पूर्व विधायक विवेक बंसल के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में आई हुई महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने अपने विचार विमर्श सभी लोगों से साझा किए। सम्मान के लिए बुलाया मुझे, इसलिए मैं सभी को बोलना कम आता है। आप लोगों को मैं पहले बता दूं, क्योंकि मुझे करना आता है। मैं ज़्यादा माइक पे बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरा काम जैसे अभी बोला गया था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मैं विवेक बंसल सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। आज बहुत अच्छी फीलिंग है। देखिए, वो पुराना समय था जब महिलाओं को क्रूर दृष्टि से देखा जाता था या फिर उनके साथ जाती होती थी। आज सब कुछ बहुत अच्छा है, महिलाएं जो चाहें कर सकती हैं। बस वही है कि आपको पथ अपने आप चुनना होता है कि आप किस रास्ते पे जाना चाहती हैं। अगर आपके इरादे अच्छे हैं, बुलंद हैं, आप अपने कर्तव्यों को लेकर सजग हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और महिलाओं के लिए मुश्किल तो है चीज़ें, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है। अगर आप हाँ जी, मेरा नाम रिंकी शर्मा है, मैं राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सर हूँ। संदर्भ में जो कड़े कानून बने हैं, चीजें बदल रही हैं, पर अपेक्षा बाहर से उतनी खरी नहीं उतर रही है, तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। बट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द रेसिपिएंट। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं और हमारा सपना है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत शीर्ष स्थान पर पहुंचे। उसके लिए अनिवार्य है कि महिलाओं की जो भूमिका होनी चाहिए उसको हम सुनियोजित करें, उसको हम सुनिश्चित करें। कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, प्रताड़ना, हत्या, दहेज के नाम पर, ये सब रुकना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का तभी महत्व है जब हम सब लोग ये समझ लें कि महिलाओं का सम्मान हमारे लिए परम आवश्यक है और महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना है, उन्हें पूरा सम्मान देना है, समता देनी, सब उन्हें बराबर का स्थान देना है समाज में, घर में, और जिस क्षेत्र में महिला है उस क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित करना है। उनको आजोड़ा प्रदान करती हूँ। और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो अवसर है, इससे महिलाओं को उन्होंने इस तरह से सम्मान किया। मेरे जो बड़े भाई हैं विवेक बंसल, पूर्व विधायक और उनका वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, जिनकी अपने आप में बहुत नाम है, पहचान है, वो जो महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर कार्यक्रम कराते हैं। मैं आपको बता दूँ कि अभी तक अंतर में इस तरह का कार्यक्रम कोई भी कार्यक्रम जो हमारे बड़े भाई विवेक बंसल जी कराते हैं, तो महिलाओं को जिसमें महिलाएं अपने जिस कार्य में कार्य कर रही हैं उनको जैसे एनर्जी मिल जाती है, भाई के द्वारा आशीर्वाद मिलता है। इस कार्यक्रम से हम लोगों को अच्छा लगता है कि हम इस कार्यक्रम को पसंद होते हैं और हमारे बहनों को एक एनर्जी मिलती है, जिससे कि हमें लगता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, हमें कोई सम्मान कर रहा है। महिलाएं कोई सम्मान की भूखी नहीं है, महिलाएं केवल इस चीज की भूखी है, जो बातें कर रही है जरा उसको कोई खींच कर दे तो मैं उससे अच्छा बेटर और कर सकती हूँ, ये मेरा मानना है। और जैसा कि इस कार्यक्रम में सुंदर तरीके से मैं अपनी बड़ी बहन ठाकुर जी दीदी का
साढ़े साल पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई भी महिला पत्रकार नहीं थी। सबसे पहले मेरे पत्रकारों में मेरे को मेरे हस्बैंड आगे बढ़ाने वाले थे, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया कि इस क्षेत्र में कोई महिला नहीं है और आपके अंदर जो पार्टी है तो उन्होंने मेरी भाषा को सपोर्ट कराया। इसको लेकर मैं इस क्षेत्र में आई और आज मैं अपने हस्बैंड के आशीर्वाद से, अपनी सुनकी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में 18 साल से लगभग कार्य कर रही हूँ और सब लोगों के आशीर्वाद से अपने यहाँ अलीगढ़ से लखनऊ तक मैंने अपनी जो पहचान बनाई है उसे मेरे अधिकारी, प्रशासन, मंत्री सब लोगों से मेरा अच्छा उतना बैठना रहता है। सब लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। छोटी बहन, छोटी बेटी दोनों को बहुत मान मिलता है और मैं समाज के लिए आवाज उठाती हूँ और पत्रकार साथियों के लिए भी आवाज उठाती हूँ। यहाँ से मेरा प्रदेश में एक अखिल भारतीय पत्रकार शिक्षा समिति संगठन है जिसमें मैं महिलाओं के पत्रकारों के लिए और जो मेरे पत्रकार साथी हैं उनके लिए आवाज बुलंद करती हूँ। और एक मेरा संगठन है भारतीय मीडिया महासंघ जिसकी मैं राज्य अध्यक्ष हूँ, उसके लिए भी मैं अपने राष्ट्रीय लेवल पर जाकर अपने पत्रकारों को सुनकर उनके। खबर बिलग्राम से है। बिलग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत नगर कार्यशाला आयोजित हुई है। बिलग्राम नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत नगर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को शुभारंभ विधायक आशीष सिंह आशु तथा भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रीतेश दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर किया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए विधायक आशीष सिंह आशु ने कहा कि प्रशिक्षण किसी भी संगठन की आत्मा होता है। संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का वैचारिक एवं संगठनात्मक रूप से प्रशिक्षित होना बेहद आवश्यक है और उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रशिक्षण के बाद कार्यकर्ता और अधिक सशक्त होकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खबर हरदोई से। तहसील बिलग्राम में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम हरदोई प्रफुल्ल त्रिपाठी ने पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने राजस्व, पुलिस व अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। एडीएम ने एक एक कर फरियादियों की समस्या सुनते हुए कई मामलों में मौके पर ही संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम बिलग्राम, सीओ बिलग्राम और नायब तहसीलदार बिलग्राम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे। खबर उन्नाव से है। गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए यात्रा कर रहे शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने मीडिया में खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक एक कर हिंदू गाय को पशु नहीं मानता, इसीलिए हमारे वोट से बनी सरकार उसको पशु कहकर क्यों अपमानित करती है। गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। अवि मुक्तेश्वरानंद और यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले के बारे में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसकी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहें। मुझे 106 लोगों ने अप्रोच करके बताया कि उनके ऊपर आशुतोष ब्रह्मचारी ने फर्जी मुकदमा लगवाया है। वह फर्जी मुकदमा लगाने के मास्टर हैं। वहां हमारे ऊपर भी फर्जी मुकदमा लगवा चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में ऐसे में आपकी यात्रा की टाइमिंग को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं उनको राजनीति के सिवाय कुछ नहीं सूझता। राजनीति के चश्मे से सब बातों को नहीं देखना चाहिए। इसमें हमारी गौ माता के प्रति आस्था है। जब उनसे पूछा गया कि गौ माता को राष्ट्र माता तो सरकार घोषित करेगी तो आपकी उम्मीद किससे है, तो उन्होंने कहा मुझे उम्मीद मतदाता से है। देश के मुख्यमंत्री ने ये वक्तव्य दिया कि समाज में कुछ कालनेमी आ गए, नाम उन्होंने बताया नहीं, तो ये चिंता हुई कि अगर हमारे समाज में छद्मवेशधारी कालनेमी प्रकृति के लोग आ गए हैं तो उनकी पहचान होना और उनको समाज से बाहर करना जरूरी है। इसके लिए टेस्ट किया जाना चाहिए कि कौन असली है और कौन कालनेमी नकली है। अंदर से राक्षस है, बाहर से अपने आप को साधु दिखा रहा है। हम लोग भी इसी तरह का अनुभव कर रहे थे, उन्होंने भी कह दिया, तो हम लोगों ने को लगा कि अच्छा मौका है, अब इस बारे में टेस्टिंग होना चाहिए। फिर ये हुआ कि किसकी टेस्टिंग सबसे पहले की जाए, तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा हिंदू हो, उसका दावा हो कि मैं सबसे बड़ा हिंदू,
ये देखा गया कि जो आदित्यनाथ जी हैं वो शंकराचार्य से भी उसके शंकराचार्य होने का प्रमाण पूछ रहे थे। इससे बड़ा कौन हिंदू हो सकता है जो शंकराचार्य से भी शंकराचार्य होने का प्रमाण पूछ रहा हो। तो हम लोगों ने सोचा पहले इनसे ही शुरू करते हैं, तो उनको कसौटी पर कसना शुरू किया। तो उनके चेहरे मोहरे को देखा, फोटो देखा, तो हुआ सिर था, गेरुआ कपड़ा था, ऐसा लगता था कि कोई सन्यासी योगी सती। फिर हम लोगों ने उनके आचरण को देखना शुरू किया तो पता चला कि वो तो वेतन भोगी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से हर महीने वेतन लेते हैं और भत्ता लेते हैं। तो कोई सन्यासी भत्ता तो वेतन तो लेता नहीं है और भत्ता वेतन लेकर के काम करता नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी नियम है कि जो सन्यासी हो गया वो वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हो सकता, चाहे किसी संस्था का हो चाहे किसी व्यक्ति का हो। तो फिर उनके बारे में शंका हो गई कि इनका आचरण तो अलग है, कपड़ा अलग है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति संन्यास धारण करता है वो अहिंसा का व्रत ले लेता है, वो हिंसा नहीं करता है। और एक मुख्यमंत्री के रूप में करोड़ों पशुओं को मार करके उनका मांस बेचने का उनका कारोबार है, एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार का। तो ये काम भी सन्यासी योगी करता नहीं है और ये कर रहे हैं। तो फिर शंका हो गई मन में कि ये असली सन्यासी हैं कि नकली सन्यासी हैं, असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आपके बारे में शंका उत्पन्न हो गई है, आप 40 दिन में इसका उत्तर दीजिए कि आप असली सन्यासी हैं कि नकली हैं, असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू। वो 40 दिन प्रतीक्षा करते करते बीत रहा है। 38 दिन हो गए हैं, 2 दिन और बीच में हैं। 41वां दिन हम लखनऊ आएंगे और आकर के इस बारे में जो बात निकल के आएगी उसको घोषित करेंगे, ये हमने कहा था। तो हम अब काशी से चल पड़े हैं, आपके उन्नाव आए हैं। आगे हमको नैमिषारण्य होकर के तीर्थ दर्शन करते हुए लखनऊ जाना है। इसीलिए जाना है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ गई कि असली नकली का भेद समाज को पता चल जाए ताकि नकली कोई आकर के समाज को ठगे ना। अब इसी बीच में जो गौ माता की बात है, गौ हत्या के बारे में, वो भी हम लोगों ने अध्ययन किया। अध्ययन में ये निकल करके आया कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें निरंतर जो हमारी देशी गौ माता हैं उनकी संख्या घट रही है। पिछली जो पशु गणना हुई है उस गणना से लेकर और उसके बाद से अभी तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं और उनका जो प्रोजेक्शन हो सकता है उसके अनुसार 2012 से लेके अभी तक लगभग 18 से 19 लाख गायें कम हो गई हैं। तो ये गायें कम क्यों हो रही हैं, ये बड़ा प्रश्न है। और इधर बीफ एक्सपोर्ट में बीफ का निर्यात बढ़ता ही चला जा रहा है, 60% तक बढ़ गया है। यही नहीं, जो बीफ निर्यातक कंपनियां हैं उनसे मोटा चंदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अल्लामा समूह नाम की जो कंपनियों का समूह है उस समूह के द्वारा पिछले वर्ष ही 1 नंबर में 30 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। ये बात भी निकल करके आई। तो फिर ये लगा कि भाई ये क्या बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। गौ भक्तों का वोट और गौ हत्यारों का नोट दोनों एक ही झोली में रखा जा रहा है। दोनों क्या एक झोली में रह सकते हैं? तो इस बारे में भी स्पष्टता करने का प्रश्न इस समय उपस्थित हो गया है। इन्हीं सब प्रश्नों के मद्देनजर हम लोगों ने सोचा कि एक धर्म युद्ध की घोषणा करनी चाहिए ताकि धर्मी और अधर्मी अलग अलग होकर के एक दूसरे से लड़ना चाहें तो लड़े, धार्मिक धार्मिक ना लड़े और अधार्मिक अधार्मिक ना लड़े। तो इसीलिए धर्म युद्ध की घोषणा की गई है। 11 तारीख को उसका शंखनाद लखनऊ से किया जाएगा और अभी हम उसी के लिए जा रहे हैं। इसीलिए इस यात्रा का नाम गौ माता के लिए होने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद यात्रा है। ऐसा है कि हम जब रायबरेली में प्रातः काल थे उसी समय वहां के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमको यह सूचना मिली। आश्चर्य हुआ, किसी के ऊपर ऐसा हमला दुखी ही करेगा। जो व्यक्ति अहिंसा को मानता हो, हिंसा में जिसका विश्वास ना हो, उसको दुखी होगा। हमको फोटो दिखाया गया उनका, हमको देख करके दुख हुआ। लेकिन फिर जब जो अटेंडेंट है उसका वक्तव्य सुनाया गया, हमको बताया गया, वो कह रहा है कि जब तक शौचालय में जा रहे थे तब तक तो ठीक थे, निकलने के बाद से कह रहे हैं कि दिक्कत हो गई।
फिर उनका वक्तव्य भी बताया गया। वो कह रहे हैं कि मैंने टॉयलेट में जाकर के अपनी जान बचाई, जैसा कि आप भी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हमला टॉयलेट में नहीं, बाहर हुआ है। तो जब बाहर किसी ने देखा ही नहीं और रेलवे में हुआ है, रेलवे जो है केवल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपसे टिकट का भाड़ा नहीं लेती है, बल्कि इस अंतराल में सुरक्षा का भी जिम्मा लेती है। इसके लिए एक अलग से रेलवे पुलिस बना हुआ है, जीआरपी। तो जीआरपी स्टेशन के ऊपर भी नजर रखती है कि कहीं कोई असामाजिक व्यक्ति तो नहीं आ गया है जो हमारे यात्रियों को खतरे में डाले। और हर ट्रेन में उनके चल दस्ते होते हैं जो घूमते रहते हैं और नजर रखे रहते हैं। सीसीटीवी का भी जमाना है, वो भी रहता है। ऐसी परिस्थिति में लोग मोबाइल रखे रहते हैं। आप देखिए, सब लोग मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ी सी बात होने से तुरंत मोबाइल निकाल के लोग रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, जैसा कि वो कह रहे हैं। उसके बाद भी किसी ने नहीं देखा, केवल उन्होंने ही देखा। इससे शंका उत्पन्न होती है। और उनका जो इतिहास रहा है अपराध का, वो भी बताता है कि आपराधिक इतिहास वाले जो लोग होते हैं वो अपने ऊपर स्वयं हमला करके अपने आप को विक्टिम के रूप में दिखाते हैं। तो इससे सिंपैथी गेन करना और साथ ही साथ सुरक्षा, जैसा कि उन्होंने पहले मांग भी की है थोड़े दिन पहले ही कि हमें सुरक्षा दी जाए, तो हो सकता है सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, अथवा ये जो शंखनाद यात्रा हमारी हो रही है इससे ध्यान भटकाने के लिए जनता का ये प्लान किया गया हो। लेकिन हमारा इसमें इतना ही कहना है कि उनको सुरक्षा देनी चाहिए, प्रदेश सरकार को उनको पूर्ण सुरक्षा, जितने में उनको संतोष उतनी सुरक्षा देनी चाहिए। और वो जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब न्यायालय में उनको हम लोग दे रहे हैं। अलग से हमको उनके ऊपर हमला करके चुप कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि जो झूठा आरोप होता है वो अंततः झूठा ही सिद्ध होता है। हाँ, क्या सवाल है? ऐसा है कि एक तो ये बात है कि कहीं ना कहीं देश में चुनाव तो होता ही रहता है, इसलिए चुनाव के लिए अगर हम लोग प्रतीक्षा करेंगे तो कोई मतलब नहीं। हमारा ये कहना है बंधु, जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसीलिए आप ये बात उठा रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि हम तो आज़ादी के पहले से उठा रहे हैं। हमारे पूर्वज उठाते रहे, जब हमारा समय आया तो हम इस बात को उठा रहे हैं, इसलिए चुनाव से इसको जोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि चुनाव से क्या होगा, अगर जो पार्टी सत्ता में है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव में हम इसको हटा करके दूसरी सरकार लाना चाहते हैं, तो दूसरी सरकारों को तो हमने हटा करके इनको लाया था। दूसरी सरकारों को तो इसीलिए हटाया था कि वो हिंदू भावना के अनुसार काम नहीं कर रही थी। तब हमने अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके हिंदू निरूपण करने वाली पार्टी को सत्ता दी है। इस समय वो सत्ता डबल इंजन की चल रही है। तो अभी तो हमारे द्वारा हमारी भावनाओं को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए लाई गई पार्टी ही सत्ता में है, तो हमको दूसरी पार्टी की क्यों जरूरत है? हम तो इन्हीं से मांग रहे हैं कि भैया आपने कहा था हम हिंदू पार्टी हैं, गौ माता की रक्षा करेंगे, आप गौ माता की रक्षा कर दीजिए। लंबा समय हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है। शुरू में आपने कहा कि हमको थोड़ा जमने दो, फिर आपने कहा अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ऐसे टालते चले जा रहे हो। ये गौ माता का रक्षा का प्रश्न कोई टालने वाला प्रश्न थोड़े है। हमारे हिंदुओं के घर में जब रोटी बनती है तो हम ये थोड़े सोचते हैं कि बच्चा खा ले फिर गाय को खिला दूंगा, बूढ़ा खा ले फिर गाय को खिला दूंगा, ऐसा थोड़े सोचते हैं। पहली रोटी गाय की निकाल देते हैं, उसके बाद फिर बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, बाद में उनको परोसते हैं। उसी तरह से गाय का काम पहले नंबर पे आप लोगों को कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया, लंबा समय लगा दिया। 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म आपके ही नेता ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। अब आप तीसरी बार भी बने हुए हो, आप क्यों उल्टा लटका के सीधा नहीं कर रहे हो? तो क्या हमको वोट देते समय ही हमारा महत्व होता है? वोट देने के बाद अपनी बात पूछने का आपसे हक नहीं होता है? आप कहते हैं कि चुनाव आ गया इसलिए पूछ रहे हैं। अरे हमने आपको वोट दिया था, हमारा हक है आपसे सवाल पूछने का, हम अपने हक से पूछ रहे हैं। और आपसे, आप इस समय सत्ता में हो, आपसे पूछ रहे हैं। जिस समय जो सत्ता में आएगा, अगर उसने कोई वादा किया होगा तो उससे भी हम सवाल पूछेंगे, इसमें क्या खराबी है? ऐसा है कि हमने कहा है कि वही हमारा भाई है, गौ माता जिसकी माई है। तो जो गाय को माँ कहेगा, माँ का सम्मान देगा, वो हमारा भाई होगा। हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस पार्टी का है और किस जात का है।
हम ये देखेंगे कि गाय को माँ मानता है कि नहीं। जो हमारी माँ को माँ कहता है वही हमारा भाई होता है, और जो हमारी माँ को माँ नहीं कहता है वो कितना हमको कहे प्यारे भाइयों बहनों, हम उसके भाई बहन नहीं होते। खबर कानपुर नगर से है, जहां सेंट्रल जोन की सर्विलांस टीम नवाबगंज पुलिस को मिली है सफलता। नवाबगंज पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। ख्योरा कटरी कछाड़ क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जीतू उर्फ जितेंद्र गौतम, जितेंद्र निषाद उर्फ छोटू और सुमित कश्यप उर्फ छोटू गिरफ्तार है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, इलाज के लिए हैलट अस्पताल भेजा गया। मौके से लूट में प्रयुक्त ऑटो, तमंचे, कारतूस और लूट का सामान हुआ बरामद। खबर नैनीताल से है, जहां राजस्व अभिलेखों का काम निजी व्यक्तियों से कराने पर 2 रजिस्ट्रार कानूनगो हुए हैं डिमोशन। आपको बता दें, खबर नैनीताल से है, सरोवर नगरी नैनीताल से दूर राजस्व अभिलेखीय कार्यों को निजी व्यक्ति से संपादित कराने के गंभीर आरोप सिद्ध होने पर जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 निलंबित रजिस्ट्रार कानूनगो को डिमोनेशन कर दिया है और उन्होंने अवगत कराया है कि विभागीय जाँच में आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद ये दंडादेश पारित किया गया है। प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो भूपेश चंद्र और अर्जुन सिंह बिष्ट पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद से जुड़े वैधानिक दायित्व निजी एवं अनाधिकृत व्यक्तियों से कराए हैं। जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेखों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर यह तथ्य स्थापित पाया गया है कि दोनों कर्मियों ने राजस्व से जुड़े कार्यों में निजी व्यक्ति की सहायता ली है और जांच प्रतिवेदन में आरोपों को पूर्ण रूप से सिद्ध माना गया है। कारण बताओ नोटिस के जवाब में संबंधित कर्मियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि अधिक कार्यभार और लंबित मामलों को दबाव के कारण उन्होंने निजी व्यक्ति की सहायता ली है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्यभार किसी भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में वैधानिक शक्तियों के हस्तांतरण को वैध नहीं ठहरा सकता है। के मामले होते हैं, वाद होते हैं या उनकी एंट्रीज होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की, वो ऑथराइज्ड आदमी ही कर सकता है। तो उसके लिए जो हमारी भूलेख नियमावली है उसमें रजिस्ट्रार कानूनगो उसके लिए अधिकृत है, और अगर ये पावर्स किसी प्राइवेट आदमी को दिया जाए तो उससे जो हमारे सरकारी दस्तावेज हैं उनकी शुद्धता और विश्वसनीयता खतरे में आती है। ये बात इन लोगों ने इंक्वायरी के दौरान दोनों अधिकारियों ने इस बात को कन्फेस भी किया है। तो इस मामले को ग्रॉस मिसकंडक्ट मानते हुए दोनों अधिकारियों को डिमोशन इन रैंक किया गया है, और आगे भी ये स्पष्ट संदेश है कि अगर किसी प्राइवेट पर्सन से ऐसे मामलों में काम लिया जाता है तो उसे बख्शा नहीं। रजिस्ट्रार कानूनगो का पद काफ़ी सेंसिटिव होता है, और जो राजस्व प्रकृति के मामले होते हैं, वाद होते हैं या उनकी एंट्रीज होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की, वो ऑथराइज्ड आदमी ही कर सकता है। तो उसके लिए जो हमारी भूलेख नियमावली है उसमें रजिस्ट्रार कानूनगो उसके लिए अधिकृत है, और अगर ये पावर्स किसी प्राइवेट आदमी को दिया जाए तो उससे जो हमारे सरकारी दस्तावेज हैं उनकी शुद्धता और विश्वसनीयता खतरे में आती है। ये बात इन लोगों ने इंक्वायरी के दौरान दोनों अधिकारियों ने इस बात को कन्फेस भी किया है। तो इस मामले को ग्रॉस मिसकंडक्ट मानते हुए दोनों अधिकारियों को डिमोशन इन रैंक किया गया है, और आगे भी ये स्पष्ट संदेश है कि अगर किसी प्राइवेट पर्सन से ऐसे मामलों में काम लिया जाता है तो उसे बख्शा नहीं। रजिस्ट्रार कानूनगो का पद काफी सेंसिटिव होता है, और जो राजस्व प्रकृति। खबर नैनीताल से है, सरोवर नगरी नैनीताल से बहुत दूर जनपद हरिद्वार के वैरागी कैंप में आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अवसर पर देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभिन्न अवसरों पर दिए गए संबोधन के संकलन विकल्प रहित संकल्प पुस्तक का लोकार्पण किया गया। ये पुस्तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अब तक के कार्यकाल के दौरान विभिन्न मंचों पर दिए गए विचारों, तेज और साथ ही दूरदर्शी संबोधन का संकलन है, जो उत्तराखंड के विकास,
सुशासन, राष्ट्रहित और जनसेवा के प्रति उनकी स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पुस्तक के संकलन और साथ ही संपादक गिरिजा शंकर जोशी, जो मूल रूप से जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र के पोखरी गांव निवासी हैं, उन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से हमारे जिला संवाददाता ललित जोशी को इसकी जानकारी दी है। श्री जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री के गृह और महत्वपूर्ण संबोधन को एकत्रित कर पुस्तक के रूप में संकलित किया है, ताकि जन सामान्य, शोधकर्ताओं तथा युवाओं को उत्तराखंड के विकास विजन, नीतिगत दिशा और समझने का अवसर मिल सके। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य अतिथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पुस्तक की प्रकाशन को उत्तराखंड की विकास यात्रा और मुख्यमंत्री धामी के संकल्पों का दस्तावेज रूप बताया है। ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित निर्मल आश्रम अस्पताल में आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य रूप से ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम मालवीय ने अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने 3 दर्जन से अधिक मरीजों को निःशुल्क रूप से परामर्श दिया, उन्हें संबंधित मरीजों की बीमारी के इलाज का उपचार भी बताए हैं। अस्पताल के प्रबंधक विक्रमजीत सिंह ने बताया है कि निर्मल आश्रम के महंत बाबा राम सिंह महाराज और संत जोत सिंह महाराज के निर्देश में लगातार अस्पताल जरूरतमंद मरीजों की सेवा करने में लगा है। समय समय पर निःशुल्क शिविर लगाए जाते हैं, जिससे कि प्रत्येक वर्ग के मरीजों को अस्पताल लाभ पहुंचाया जा सके। आज उसी उद्देश्य से ऑर्थोपेडिक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टर शिवम मालवीय ने ऑर्थो से संबंधित पीड़ित मरीजों की जांच की है और उन्हें परामर्श देकर बेहतर उपचार के लिए दवाइयां लिखी गई हैं। सरकार से मिलने का। नमस्कार। ये शिविर जो आज हमने लगाया है, ये प्रीडोमिनेंटली हमने जो जोड़ों में आर्थराइटिस होता है, घुटने और कूल्हे के जोड़ों में आर्थराइटिस, एवं यंग लोगों में जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, जो लिगामेंट और टेंडन इंजरीज हैं, उसके हेतु लगाया गया है कि ऐसे जो भी लोग हैं जिनको उपचार की ज़रूरत है, वो आज इस कैंप का फ़ायदा उठा के, अगर उन केसेस में किसी को सर्जरी की ज़रूरत है तो अस्पताल ने उसके लिए छूट भी आज ऑफर की है। अच्छा, ये क्या आज है या इस प्रकार के शिविर और आगामी दिनों में भी लगेगा? ये अभी पहला शिविर है। आगे प्लान है कि हम जितना हो सके इसको रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट मंथली एक दिन रख पाएंगे, तो हम आगे इसको जारी रखना चाहिए। ये माना जाए कि जो निर्धन मरीज होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, वो शिविर में लाभ उठा करके अपना इलाज करा सकते हैं। जी, तो शिविर में हम कोशिश करते हैं कि जितना भी मरीज को हेल्प कर पाएँ, जो अस्पताल का जो खर्चा है, जो कम से कम हम चार्ज कर सकते हैं, वो कोशिश की जा रही है, और बिना किसी इम्प्लांट पे कोई कॉम्प्रोमाइज या कटौती किए हुए। उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन क्रैकडाउन अभियान को उस समय बड़ी सफलता मिली जब लक्ष्मण झूला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाबा को हिरासत में लिया। गहन पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये व्यक्ति कोई साधु नहीं बल्कि चमोली जिले का एक वांछित हत्या आरोपी है, जो जमानत पर बाहर आने के बाद फरार चल रहा है। बता दें कि एसएसपी सर्वेश पवार के निर्देशन में जनपद में बाहरी व्यक्तियों और संदिग्धों के सत्यापन के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण झूला, सूर्यभूषण नेगी और वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रकाश पोखरियाल के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस का सामना एक संदिग्ध बाबा से हुआ है। पूछताछ के दौरान वह अपनी पहचान को लेकर गोलमोल जवाब देने लगा था, जिससे पुलिस का शक गहराता गया और पुलिस ने उसे थाने लाकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपनी असली पहचान उजागर की है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान जयवीर खन्ने निवासी चमोली के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ थाना थराली में साल 2020 में हत्या का मुकदमा दर्ज है। वह इस मामले में जेल भी जा चुका है। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य न केवल संदिग्धों की पहचान करना बल्कि आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना भी माना जा रहा है।
हर साल की तरह इस साल भी परमार्थ निकेतन में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल धूमधाम से मनाया गया। 9 मार्च को फेस्टिवल का शुभारंभ हो और साथ ही आपको बता दें होगा शुभारंभ, जिसमें मुख्य अतिथि पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष बाबा रामदेव पहुंचेंगे और 15 मार्च तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 90 देश के योग साधक पहुंच रहे हैं। अलग अलग देशों के 150 योगाचार्य भी योग साधकों को अलग अलग योग की जानकारी देने के लिए आ चुके हैं। खास बात यह है कि इस इंटरनेशनल फेस्टिवल पर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर भी दिखाई नहीं दे रहा। इन दोनों देशों के साथ साधक भी बड़ी संख्या में परमार्थ निकेतन पहुंचे हैं। इस संबंध में आज परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने बताया कि 13 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 14 मार्च को राज्यपाल गुरमीत सिंह योग फेस्टिवल में अतिथि के रूप में आएंगे। 7 दिनों तक चलने वाले योग फेस्टिवल के दौरान सामूहिक रूप से विश्व शांति की कामना को लेकर प्रार्थना भी होगी। चिदानंद मुनि महाराज ने देश दुनिया में लगातार बढ़ रहे योग के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय सारा दिया था। अभी आ रहे हैं और इसके बाद वो पूरे विश्व का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा हमें हेल्प करेंगे, हमारे पास कनेक्शन है, अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है तो बढ़े, ताकि यूथ जुड़े, योग से जुड़े, संकीर्तन से जुड़े। यस, इसका फायदा होता है और होगा। मुझे अपने आप में नया है, नया करने वाला है, हर दिन नया बना देता है। परंपरा पुरानी है लेकिन योग सदैव नया है और नया जीवन प्रदान करता है। इस बार जब युद्ध का दौर है, चारों तरफ ज्वाला भड़की हुई है, भारत का योग जीवन को शीतलता प्रदान करे, संतुलन प्रदान करे, स्थिरता प्रदान करे, इस भाव से पिछले 38 वर्षों से ये योग की गंगा परमार्थ निकेतन से बह रही है। 9 मार्च से 15 मार्च तक ये योग महोत्सव होगा, जिसमें 150 योगाचार्य अलग अलग देशों के, अलग अलग विधाओं के, परंपराओं के सब वितरण करेंगे अपने योग की साधना का। दूसरा, 1500 से ज्यादा प्रतिभागी होंगे, लगभग 80 से 90 देशों के लोग होंगे, 25 से 30 देशों के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर, उच्च प्रतिनिधि होंगे और विश्व के ऐसे अन्य कई लोग होंगे जिनका, क्योंकि प्रचार प्रसार हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, चुपचाप से अपने अपने स्तर पर वो लोग इसमें योगदान करेंगे। साथ ही आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी एवं अन्य कई मंत्रीगण, कई आचार्यगण, कई हमारे देश के सन्यासी सब आकर इसमें योगदान देंगे। कैलाश खेर जी, जो पद्मश्री कैलाश खेर जी हैं, आप सब उनको जानते हैं, आदरणीय शिवमणि जी को, रूणा रिजवी जी को, और जो भजन जैमिंग के लिए, कीर्तन जैमिंग के लिए आजकल बड़े फेमस वो लोग हैं, यूट्यूबर्स, वो सारे आ रहे हैं और अपना भक्ति का आनंद, भक्ति के रंग में सबको रंगेंगे और सब लोग गंगा जी की आरती करेंगे, सवेरे ध्यान करेंगे, यज्ञ करेंगे और भारत की इस उच्च परंपरा को जिएंगे। भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब से सनातन की लहर को आगे बढ़ाया है, योग सबसे पहले आया। उस योग को यूनाइटेड नेशन के माध्यम से उन्होंने ऐसा परचम लगाया कि घर घर योग, हर घर योग और हर घाट पे योग होने लगा है, पूरे विश्व में योग होने लगा है। ये श्रेय उनको भी जाता है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।